हेलो चिल्ड्रन, हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम। आपने अभी अभी सिंपल पेंडुलम देखा था पिछले वीडियो में। सिंपल पेंडुलम में एक बॉब होता था और एक स्ट्रिंग होती थी और वो सिंपल पेंडुलम कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करता था। अब दुनिया की हर चीज सिंपल पेंडुलम तो होती नहीं है, लेकिन सिंपल पेंडुलम को छोड़ के अगर कोई भी चीज पेंडुलम की तरह एक्ट करे तो उसे कंपाउंड पेंडुलम कहा जा सकता है। जैसे कि ये पेन, इसको मैंने लटकाया और छोड़ दिया तो देखो ये पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे घूम रहा है, पर ये सिंपल पेंडुलम नहीं है। इसमें कोई बॉब नहीं है, इसका कोई थ्रेड नहीं है, पर फिर भी ये पेंडुलम की तरह ऑसिलेट कर रहा है। तो इस पेन को हम कंपाउंड पेंडुलम कह देंगे। तो कंपाउंड पेंडुलम का कोई फिक्स्ड साइज नहीं होता। इट कैन हैव एनी साइज। ये देखो ये कंपाउंड पेंडुलम हो गया एक तरीके से। दिस इज ए कंपाउंड पेंडुलम। उसी तरह से अब ये मेरा हाथ देखो, इसको मैंने लटका के ऐसा छोड़ दिया, अब ये ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है, तो ये भी एक कंपाउंड पेंडुलम की तरह हो गया। तो चिल्ड्रन सपोज एक कंपाउंड पेंडुलम है, रैंडम शेप का कंपाउंड पेंडुलम। ये है रैंडम शेप का कंपाउंड पेंडुलम। इसे यहां से लटकाया है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। मतलब इसे यहां से लटका दिया है, तो इस पेन के लिए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगा ये। यहां से इस पेन को लटका दिया है ना, ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और चिल्ड्रन ये है इस पेंडुलम का सेंटर ऑफ मास। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ मास, इस डिस्टेंस को हम एल कहेंगे। तो चिल्ड्रन यहां पे एल लेंथ ऑफ बॉडी नहीं है। एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो चिल्ड्रन ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा, इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा। तो चिल्ड्रन इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी एल। यहां पे I मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इसका प्रूफ मैं नहीं देने वाला, प्रूफ काफ़ी इजी है, आप ट्राई कीजिए इसका प्रूफ। इंटरनेट पे तो अवेलेबल है ही इसका प्रूफ। द प्रूफ इज इजी। थोड़ा अपन ने सिंपल पेंडुलम पढ़ा था ना, सिंपल पेंडुलम की तरह ही है इसका प्रूफ। तो ऑलमोस्ट 80 to 90% इसका प्रूफ सिंपल पेंडुलम के प्रूफ से मैच करता है। तो अगर आपको सिंपल पेंडुलम का प्रूफ समझ में आया है तो इसका प्रूफ आप खुद ढूंढने की कोशिश करो। यहां पे आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो एक्सिस ये है, इस एक्सिस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम का, कंपाउंड या फिजिकल पेंडुलम का। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ रिंग। तो एक रिंग है हमारे पास और ये रिंग कर रही है ऑसिलेशन। तो ये रिंग कुछ इस तरह से ऑसिलेट कर रही है। ओके, तो ये रिंग है, ये ऐसा ऐसा समझ लो, ये रिंग है और ये इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है। तो आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो चिल्ड्रन ये रिंग है, सिंपल पेंडुलम तो है नहीं, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी एल। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। चिल्ड्रन हम रिंग के इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं। अगर ये रिंग है तो हमें इस एक्सिस, सेंटर से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है। क्या होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस ऐसा है चिल्ड्रन, ऐसा। अब ऐसा तो मैं डायग्राम में बना नहीं सकता, इसीलिए मैंने ऐसा बना दिया है।
तो मोमेंट ऑफ, और क्या ये एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है? बिल्कुल। तो क्या मैं इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस विच पासेस थ्रू द सेंटर इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला होता है चिल्ड्रन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का? mr स्क्वायर। लेकिन चिल्ड्रन रिंग को यहां से नहीं लटकाया है, रिंग को लटकाया है यहां से। तो ये है वो एक्सिस जिसके अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है। तो हमें इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इंटरेस्ट नहीं है, इस एक्सिस के अबाउट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इंटरेस्ट नहीं है, हमें इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इंटरेस्ट है। तो चिल्ड्रन ये हमें पता है और ये हमें पता लगाना है। इन दोनों एक्सिस की खासियत क्या है? ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका नाम हम आई दे दें, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका नाम आई दे देते हैं। सो आई इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। यहां पे आपको याद है डी क्या होता है? डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। तो इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में कितना डिस्टेंस है? इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है आर। तो यहां पे डी का वैल्यू आर है, आईसीयूएम की वैल्यू एम आर स्क्वायर है प्लस एम इंटू डी का वैल्यू भी आर है। ये डी डायमीटर नहीं होता, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2m आर स्क्वायर। अब उसे यहां पुट कर देना है, जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई की वैल्यू है 2m आर स्क्वायर, आई की वैल्यू 2m आर स्क्वायर अपॉन एम जी। अब एल क्या होता है? एल जहां से लटकाया वहां से सेंटर तक का डिस्टेंस, यहां से लटकाया है और यहां से सेंटर तक का डिस्टेंस एल होता है। तो एल की वैल्यू आर है, एल की वैल्यू आर है। तो आर से आर कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2 आर बाई जी। ये होगा टाइम पीरियड वेर आर इज द रेडियस। अगला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस रिंग की जगह डिस्क दे दिया है। तो ये डिस्क है, इस पॉइंट के अबाउट एसएचएम कर रहा है। तो चिल्ड्रन हम जानते हैं डिस्क के इस एक्सिस का क्या फॉर्मूला होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट दिस एक्सिस क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, इस एक्सिस को हम आईसीयूएम लिख सकते हैं क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास? डिस्क के लिए ये होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन हमें डिस्क को यहां से ऑसिलेट करवाना है, तो हमें इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इंटरेस्ट होना चाहिए। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, देखो दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? आई इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी ओ एम है एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस डी मतलब दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, डी की वैल्यू तो आर है। तो ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। और चिल्ड्रन एल क्या होता है? एल होता है सेंटर से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का डिस्टेंस। यहां पे एल की वैल्यू भी आर ही है, एल की वैल्यू भी आर है। तो फाइनली टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी एल विच इज 2 पाई अंडर रूट आई की वैल्यू हमें पता है 3/2 एम आर स्क्वायर अपॉन एम जी, एल की वैल्यू पता है आर। एल की वैल्यू आर पुट कर दी, कैंसिल कर दो, टी हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 3/2 आर जी। तो डिस्क के लिए ये टाइम पीरियड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, एक वर्टिकल रॉड है, वो ऑसिलेशन कर रही है अबाउट इट्स एंड, मतलब उसके एंड से। कुछ इस तरीके का सिनेरियो, एक वर्टिकल रॉड है, वो अपने एंड से ऑसिलेशन कर रहा है कुछ इस तरीके से।
तो आपको बताना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो चिल्ड्रन एक रॉड बना लेते हैं, ये ऑसिलेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट। तो चिल्ड्रन व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट ए एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स एंड। देखो ना एक्सिस एंड पे है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट एन एक्सिस विच पासिस थ्रू इट्स एंड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस विच पासिस थ्रू इट्स एंड इज गिवन बाय ml²/3। और चलिए इसका सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं होगा। ये पूरा लेंथ कैपिटल एल है, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसे छोटू एल कहा जाता है। इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल एल डिवाइड बाई 2। अब तो बस फॉर्मूले में पुट करना है, T इज इक्वल टू 2π√I/mgl। 2π√I की वैल्यू है ml²/3, mgl की वैल्यू है l/2। m से m कट जाएगा, l से l कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2π√, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2l/3g। ये होगा टाइम पीरियड ऑफ ए रॉड सस्पेंडेड बाय वन ऑफ इट्स एंड, सस्पेंडेड एट वन ऑफ इट्स एंड। हमारा अगला टॉपिक है फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, एनसीईआरटी में थोड़ा दिया हुआ है डेप्थ में, पर इतना जरूरत नहीं है इसे डीप में पढ़ने की। फोर्स्ड ऑसिलेशन में ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नली एक फोर्स लगाया जाता है ताकि ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन करना बंद ना कर दे। चिल्ड्रन अगर फ्रिक्शन ना हो तो ऑसिलेशन हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा, लेकिन अगर फ्रिक्शन हो तो ऑसिलेशन धीरे 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 कम होते 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 रुक जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ऑसिलेशन ना रुके तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ऑसिलेशन है धीरे धीरे रुकने लगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया, फिर ये रुकने लगा, फिर एक फोर्स लगा दिया, फिर ये रुकने लगा, फिर एक फोर्स लगा दिया। तो जब जब ये रुकने लगता है इस पे फोर्स लगा दो, तो इसे हम क्या कहते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन। ये तो आपने किया ही होगा, झूला झूलते वक्त एक बंदा आपके पीछे होता है, वो बार बार आपके झूले को धक्का मारते रहता है थोड़ी थोड़ी देर में, तो वो जो ऑसिलेशन है वो फोर्स्ड ऑसिलेशन है। अब ये पेन है, ये देखो ऑसिलेट करते करते रुक रहा है, तो इस पेन को मैं बीच बीच में फोर्स देता रहूंगा तो ये पेन ऑसिलेट करता रहेगा। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या किया जाता है, एक्सटर्नली एक फोर्स को बार बार लगाया जाता है ताकि ऑसिलेशन ना रुके। फोर्स्ड ऑसिलेशन पे कोई न्यूमेरिकल आज तक पूछा तो नहीं गया है और इसकी थियरी भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप थोड़ी बहुत थियरी इसकी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। अगला कंसेप्ट है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बॉडी। तो चिल्ड्रन अगर किसी भी बॉडी को एक बार हिट किया जाए तो वो बॉडी जिस फ्रीक्वेंसी से हिलेगी उसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी कहा जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक बॉटल है कॉपर की, अगर मैं इस कॉपर की बॉटल को हिट करूं तो आपको आवाज सुनाई दी। आवाज क्यों सुनाई दी, आवाज सुनाई दी क्योंकि ये कॉपर की बॉटल वाइब्रेट हुई होगी, उस वाइब्रेशन ने एयर को वाइब्रेट किया होगा, वो वाइब्रेटेड एयर आपके कानों तक पहुंच के आपके कानों के ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगी, कान के पर्दे को वाइब्रेट करेगी। आपका कान का पर्दा उस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके ब्रेन तक पहुंचाएगा और ब्रेन बोलेगा कि आपको आवाज सुनाई दी। तो चिल्ड्रन मैंने इसे हिट किया, इसके हिट करने पे ये वाइब्रेट हुआ होगा, हमें दिखता नहीं है इसका वाइब्रेशन पर ये वाइब्रेट जरूर हुआ होगा। अब क्योंकि ये वाइब्रेट हुआ होगा इसने एयर को वाइब्रेट किया, तो इसको एक बार हिट करने पर ये जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा वही इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। तो हर बॉडी की अपनी अलग नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। इस पेन की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इस एक टेबल है, ग्लास के टेबल के ऊपर रखा हुआ है ये पेज, इस ग्लास के टेबल की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और मेरे इस कैमरा की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मेरे अपने हाथ की भी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो हर बॉडी की अपनी अपनी अलग अलग नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक बार किसी ऑब्जेक्ट को मारा तो वो ऑब्जेक्ट जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा
उसे बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे भी कोई न्यूमेरिकल जनरली नहीं पूछते हैं। अब चिल्ड्रन हम पढ़ते हैं रेजोनेंस क्या होता है फिजिक्स में। रेजोनेंस फोर्स्ड ऑसिलेशन का एक स्पेशल केस है। सपोज ऑसिलेशन हो रहा है और हम एक खास तरीके से फोर्स लगाएं तो जो फिनोमिना देखने को मिलता है उस फिनोमिना को रेजोनेंस कहा जाता है। अब वो खास तरीका क्या है सुनिए। मान लेते हैं आपको झूला झूलना है, तो यह है झूला और यह है झूले को धक्का देने वाला। तो झूले को धक्का देने वाले ने झूले को धक्का दिया तो झूला इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, धीरे 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 झूला रुक गया। फिर इसने धक्का दिया, फिर रुक गया झूला, फिर धक्का दिया, फिर रुक गया झूला, फिर धक्का। तो चिल्ड्रन क्या हो रहा है? क्या झूला झूलने वाले को मजा आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि झूले का जो एम्पलीट्यूड है बार 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 कम होते जा रहा है और रुक रहा है। तो झूला झूलने वाले को मजा नहीं आएगा, झूला झूलने वाले को मजा नहीं आएगा। तो अब ये झूला झूलने वाला एक दूसरे आदमी को बुला लेता है। ये दूसरा आदमी कुछ ज्यादा ही जोशीला है, इसमें बहुत जोश है। अब ये झूले को इस तरह से धक्का मारता है, ऐसे धनाधन 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 धक्का मारता है। तो क्या झूला झूलने वाले को मजा आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से स्विंग नहीं कर पाएगा आजादी से। झूला पूरी तरह से स्विंग नहीं कर पाएगा, ये बार 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 फोर्स लगाया जा रहा है। अब अगर आप तीसरे आदमी को बुलाओ और तीसरा आदमी देखो कुछ इस तरीके से फोर्स लगाता है, ये गया झूला, जैसे ही झूले का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ फोर्स लगा दिया, जैसे ही झूले का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ फोर्स लगा दिया, इस तरीके से। तो क्या अब झूला झूलने वाले को मजा आएगा? क्या इसी तरह से धक्का दिया जाता है झूले को? बिल्कुल, इसे कहते हैं रेजोनेंस। तो अब रेजोनेंस में हुआ क्या? जितनी देर में झूले की एक ऑसिलेशन हुई उतनी देर बाद फोर्स लगा दो, तो क्या होगा? झूला बहुत ज्यादा ऑसिलेट करेगा। इस तरह से झूले की जो एम्पलीट्यूड है वो अच्छा हो जाएगा, झूला बहुत ऊपर तक जाएगा। तो रेजोनेंस क्या होता है? जब बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो बॉडी बहुत जोर जोर से वाइब्रेट करता है, बॉडी बहुत बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है। इस फिनोमिना को रेजोनेंस कहा जाता है। तो रेजोनेंस में क्या होता है? बॉडी जितने में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा उतनी ही देर में अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा दो तो बॉडी बहुत ज्यादा ऑसिलेट करता है, बहुत जोर जोर से ऑसिलेट करता है, और इस फिनोमिना को रेजोनेंस कहा जाता है। तो व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स becomes equal to natural frequency of body, then the body oscillates wildly. इसे कहा जाता है रेजोनेंस। अब चिल्ड्रन, रेजोनेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोल्जर्स को ब्रिज पे मार्च करने से मना किया जाता है। क्यों? सपोज ये ब्रिज है और सोल्जर इस पे मार्च कर रहे हैं। मार्च कर रहे हैं मतलब सोल्जर ब्रिज पे फोर्स लगा रहे हैं। अगर सोल्जर्स की मार्चिंग की फ्रीक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई तो ब्रिज हिलने लगेगा। ब्रिज हिल के उसमें क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, और अगर ब्रिज कमजोर हुआ तो ब्रिज टूट भी सकता है। चलन उसी तरह से सपोज आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल, कार वगैरह, आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कार की खिड़की एक पर्टिकुलर स्पीड पे आने के बाद खड़खड़ 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 हिलने लगती है। कम स्पीड करो तब भी वो कार की खिड़की हिलती नहीं, ज्यादा स्पीड करो तब भी वो कार की खिड़की नहीं हिलती। एक पर्टिकुलर स्पीड पे कार की खिड़कियां ऐसे खड़खड़ 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 हिलने लगती है। तो वो क्यों हिलती है? जब कार के व्हील के घूमने की फ्रीक्वेंसी कार के कांच के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगी तो कार का कांच खड़खड़ाने लगता है, हिलने लगता है जोर जोर से। बाइक में भी होता है। बाइक में आप एक बाइक को स्लो स्पीड पे चलाओगे तो कोई चीज नहीं हिल रही होती है, फास्ट स्पीड पे चलाओगे तब भी कोई आवाज नहीं आ रही होती हिलने की। एक पर्टिकुलर स्पीड पे खटक 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 ऐसी आवाज आने लगती है।
तो जब बाइक के व्हील की फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर हिलने वाले पार्ट से मैच हो जाती है तो वो पार्ट जोर जोर से हिलने लगता है और कट 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 आवाज करने लगता है। एक और एग्जांपल देता हूं चिल्ड्रन, जब अर्थक्वेक आता है तो बहुत छोटी बिल्डिंगें नहीं गिरती, बहुत बड़ी बहुत लंबी बिल्डिंगें भी नहीं गिरती, वो बिल्डिंगें गिरती है जिनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक के अर्थ को हिलाने की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। तो ऐसा सच में देखा गया था एक अर्थक्वेक में, शायद साउथ अमेरिका में ये अर्थक्वेक आया था। उसमें बहुत छोटी बिल्डिंगें नहीं गिरी और बहुत लंबी बिल्डिंगें भी नहीं गिरी, कुछ मॉडरेट मीडियम लेंथ की बिल्डिंगें गिर गई। वो बिल्डिंगें गिरी जिनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अर्थ के हिलने की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई, तो ऑसिलेट होके, बहुत वाइल्ड ऑसिलेट होके वो बिल्डिंग्स गिर गई। चिल्ड्रन, रेजोनेंस का ध्यान इंजीनियरिंग में बहुत ही ज्यादा रखना पड़ता है। ब्रिज बनाते वक्त रेजोनेंस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका में ऐसा हो चुका है। अमेरिका में एक जगह पे उन्होंने ब्रिज बनाया और रेजोनेंस को ध्यान में रखना भूल गए। बहुत महंगा ब्रिज था, करोड़ों में बना था ब्रिज। इतना महंगा ब्रिज बनाया, रेजोनेंस के बारे में भूल गए। एक दिन हवा चली, और हवा कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन हवा के जो मॉलिक्यूल जिस फ्रीक्वेंसी से टकरा रहे थे उस ब्रिज से, वो ब्रिज के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो गया। पूरा ब्रिज हिलने लगा इस तरह से, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पूरा ब्रिज इस तरह से हिलने लगा। और कुछ ही देर बाद पूरा का पूरा करोड़ों का बहुत बड़ा ब्रिज गिर गया समुंदर में, पूरा बर्बाद हो गया वो ब्रिज। तो रेजोनेंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको वो ब्रिज का वीडियो देखना है तो यूट्यूब पे वो ब्रिज का वीडियो भी अवेलेबल है। टकोमा ब्रिज रेजोनेंस, ये 3 वर्ड डाल दो, आपको उस ब्रिज का वीडियो मिल जाएगा। तो टकोमा ब्रिज में रेजोनेंस हुआ और वो पूरा का पूरा ब्रिज गिर गया। आप देख के हैरान हो जाओगे कि हल्की सी हवा ने पूरे ब्रिज को ऐसा हिला दिया। तो अगर रेजोनेंस का ध्यान नहीं रखते तो करोड़ों का ब्रिज भी पानी में गिर जाता है। तो बहुत जरूरी है रेजोनेंस का ध्यान रखना इंजीनियरिंग में। अगला कंसेप्ट है डैम्प्ड ऑसिलेशन। हमने जितने भी ऑसिलेशंस के न्यूमेरिकल किए इससे पहले, उन सब में हमने मान लिया कि फ्रिक्शन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, विस्कोसिटी नहीं है। पर चिल्ड्रन, रियल लाइफ में विस्कोसिटी भी होती है, फ्रिक्शन भी होता है, एयर रेजिस्टेंस भी होता है। जो रियल लाइफ में आप ऑसिलेशन देखते हो उन्हें डैम्प्ड ऑसिलेशन कहा जाता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन ऑसिलेट करते 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 थोड़ी देर बाद रुक जाता है। रीजन क्या है रुकने का? फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी वगैरह वगैरह, बहुत सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इसे रोक देते हैं। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में रिस्टोरिंग फोर्स तो लगता ही है, रिस्टोरिंग फोर्सेस के साथ साथ एक डैम्पनिंग फोर्स भी लगता है। डैम्पनिंग फोर्स मतलब फ्रिक्शन जैसा फोर्स भी लगता है, रेजिस्टिव फोर्स भी लगता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में, इन डैम्प्ड ऑसिलेशन along with restoring force, रिस्टोरिंग फोर्स के साथ, along with रिस्टोरिंग फोर्स एक और फोर्स लगता है, कौन सा? रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्सेस ऑल्सो एक्ट। और ये जो रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं ये प्रोपोर्शनल होते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉडी के। यानी अगर बॉडी फास्ट ऑसिलेट करने की कोशिश करेगी तो रेजिस्टिव फोर्स भी ज्यादा लगेगा। एग्जांपल देता हूं, पानी में धीरे धीरे चलो तो पानी का रेजिस्टेंस इतना फील नहीं होता, लेकिन अगर आप पानी में भागने की कोशिश करोगे तो पानी आपको बहुत जोर से फोर्स लगा के रोकेगा। पानी का रेजिस्टिव फोर्स आपकी वेलोसिटी पे डिपेंड है। आप चलो ही मत, आपकी वेलोसिटी 0 कर लो तो पानी आपके ऊपर कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगा रहा होगा। अब आप चलना चालू करो तो पानी का रेजिस्टिव फोर्स आपके ऊपर बढ़ेगा। अब आप भागना शुरू करो, तुरंत थक जाओगे पानी में, क्योंकि पानी आपके ऊपर बहुत ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा। ओके, तो जो रेजिस्टिव फोर्स होता है ये होता है बी वी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बी है, बी को बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट।
इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, पानी में अलग होगी, एयर में अलग होगी, केरोसिन में अलग होगी, अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग होंगी, तो बी की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। और ये माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि ये रेजिस्टिव फोर्स है, ये मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, वेलोसिटी के उल्टा है ये। वेलोसिटी इधर भागोगे पानी में तो पानी इधर धक्का देगा आपको, तो ये जो नेगेटिव इसीलिए आया क्योंकि ये रेजिस्टिव फोर्स है, मोशन को अपोज कर रहा है। तो चिल्ड्रन जो नेट फोर्स लगता है, फोर्स नेट ऑन बॉडी परफॉर्मिंग डैम्प्ड एसएचएम, तो जब डैम्प्ड एसएचएम होता है तो नेट फोर्स कितना होगा? रिस्टोरिंग फोर्स तो लगेगा ही, एसएचएम हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स तो लगेगा ही, साथ ही साथ ये रेजिस्टिव फोर्स भी लगेगा। ओके, अब नेट फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? एम ए। तो एम ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस के एक्स माइनस बी वी। तो एम एक्सिलरेशन को हम लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस बी। वेलोसिटी को लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। देयरफॉर सबको एम से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एक्स माइनस बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी। इन दोनों को यहां ले आते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम इज इक्वल्स टू 0। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। चलिए इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड एसएचएम के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर इसको अगर क्वेश्चन आ भी गया तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मतलब आपको इसे बस याद रखना है और कंपेयर करके बी का वैल्यू के का वैल्यू पता चल जाता है। जनरली इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन 12th के सिलेबस में नहीं है। द सोल्यूशन, द प्रोसीजर टू सॉल्व दिस, इसको कैसे सॉल्व करते हैं 12th में ये नहीं सिखाया जाता, फिजिक्स में कम से कम 12th के फिजिक्स में इसको सॉल्व करना हम नहीं सीखेंगे। इसका सीधा इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा हम बस वो रिजल्ट याद कर लेंगे। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट, यहां लिख देता हूं चिल्ड्रन, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, x इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m इंटू साइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस 5। इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसी चीज मिलती है। ये बता रहा है कि एसएचएम तो हो रहा है और ये टर्म है एम्पलीट्यूड। इस इक्वेशन का ये पार्ट एसएचएम वाला पार्ट है और ये पार्ट एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है। आप देख सकते हो एम्पलीट्यूड वाले पार्ट में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ई की नेगेटिव पावर बढ़ेगी और ई की नेगेटिव पावर जितनी बढ़ती है वैल्यू ई की उतनी छोटी होती जाती है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कम होती जाती है, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ कम होता जाएगा और ये तो एक्सपेक्टेड है, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम होता जाता है। अगर आप इस एम्पलीट्यूड का ग्राफ प्लॉट करो विथ टाइम तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। शुरू में एम्पलीट्यूड है ए और धीरे धीरे एसएचएम का एम्पलीट्यूड कम होते जाता है। ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, एम्पलीट्यूड को धीरे धीरे कम तो होना ही पड़ेगा। तो चलो हमने अभी अभी देखा ये जो एम्पलीट्यूड का ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होते 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 टाइम के साथ कम होता जाता है डैम्प्ड एसएचएम में। अब चिल्ड्रन मैं आपको इस एम्पलीट्यूड की खासियत बताता हूं। मान लो ये टाइम टी है और ये एम्पलीट्यूड है ए। टी टाइम के बाद एम्पलीट्यूड हो गया, इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड है ए बाई एन, एन गुना कम हो गया। तो और अगर टी टाइम पार हुआ और टी टाइम हो गया
तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा a/n²। और अगर t टाइम और रुके तो अब एम्पलीट्यूड हो जाएगा a/n³। तो इस तरह से एम्पलीट्यूड कम होते जाता है। तो स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड a था, t टाइम के बाद a/n, अगले t टाइम के बाद a/n², अगले t टाइम के बाद a/n³, और ये चलता जाता है। तो ये खासियत आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल इस खासियत पे आते हैं। अब चलिए, हमने डैम्प्ड एसएचएम का इक्वेशन देख लिया, इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड एसएचएम अभी अभी हमने देखा। ये इक्वेशन था a e⁻⁻ bt/2m, और ये पूरा एम्पलीट्यूड वाला पार्ट था, इनटू साइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। यहां जो ओमेगा डैश होता है उसका फॉर्मूला होता है √k² माइनस b²/4m²। ये ओमेगा डैश का फॉर्मूला होता है। हालांकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आते हैं और इसका डेरिवेशन भी एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर इसका न्यूमेरिकल आया तो न्यूमेरिकल डायरेक्ट होगा, यानी कि k की वैल्यू दी होगी, b की वैल्यू दी होगी और m की वैल्यू दी होगी। आपको सिर्फ ओमेगा डैश निकालना है। तो जनरली न्यूमेरिकल आते नहीं, और अगर आएगा तो डायरेक्ट ही आएगा, और इसका डेरिवेशन 12th स्टैंडर्ड पे एक्सपेक्टेड नहीं है। इसका डेरिवेशन इतना डिफिकल्ट है कि 12th में नहीं पढ़ाया जाता है। तो चिल्ड्रन, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। डैम्प्ड एसएचएम में 4 सेकंड बाद एम्पलीट्यूड 1/3 हो गया, तो 12 सेकंड बाद कितना होगा? तो चिल्ड्रन, हमें पता है पहले एम्पलीट्यूड रहता है a, 4 सेकंड बाद हो गया एम्पलीट्यूड a/3, तो अगले 4 सेकंड के बाद ये हो जाएगा a/3², यानी कि a/9। तो 8 सेकंड बाद हो जाएगा a/9, लेकिन हमें 12 सेकंड पूछा है, तो और 4 सेकंड के बाद हो जाएगा ये a/3³ यानी कि 27। देखो, इसको 1/3 मल्टीप्लाई करो ये आएगा, इसको 1/3 मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। तो 12 सेकंड के बाद एम्पलीट्यूड 27 गुना कम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, हर 6 सेकंड में एम्पलीट्यूड आधा हो रहा है, तो 1 मिनट के बाद एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो 6 सेकंड हो गए, 6 सेकंड के बाद a का हो गया a/2, और 6 सेकंड हो गए तो ये हो गया a/4। करेक्ट, 1/2 यहां पे है ना, यहां पे एक और 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, और 6 सेकंड हो गए तो इसमें और 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, a/8, और 6 सेकंड हो गए a/16। तो इस तरह से करते जाओ, 1 2 3 4 5, अभी तो आधा मिनट ही हुआ है, हमें 1 मिनट का पूछा है, और 6 सेकंड हो गए तो a/64, और 6 सेकंड हो गए तो a/128, और 6 सेकंड हो गए तो a/256। 1 2 3 4 5 6 7 8, 48 सेकंड ही हुए, तो और 6 सेकंड हो गए तो a/512, और 6 सेकंड हो गए तो अब 60 सेकंड हो गए, 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 60 सेकंड हो गए, तो a/1024। तो जो एम्पलीट्यूड है वो 1000 गुना से भी ज्यादा कम हो जाएगा 1 मिनट बाद। यानी अगर एम्पलीट्यूड 1 मीटर का हो रहा था तो 1 मिनट बाद एम्पलीट्यूड 1000 गुना कम, 1 मीटर से 1000 गुना कम करोगे तो लगभग 1 मिलीमीटर का ही रह जाएगा। तो 1 मीटर का एम्पलीट्यूड 1 मिनट के बाद 1 मिलीमीटर का ही रह गया। तो आंसर है a/1024।